जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों का मैं आत्मा सिंह आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में, बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जियोग्राफी का। मेरे दोस्तों जुड़िए विद्याकुल परिवार के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। उनको बोलिए यहां पर क्वालिटी कंटेंट की गारंटी है, यहां पर आपको टॉपर बनाने के लिए काम किया जाता है। आइए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते हुए आगे कंटिन्यू बेहतरीन टॉपिक आप ज्योग्राफी का मेरे साथ डिस्कस करिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज अगर आप मेरे साथ जनसंख्या संगठन को पढ़ लिया तो आपको कभी भूलेगा नहीं। गारंटी है, भूल के दिखाइए। मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अगर मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आए तो किसी का पढ़ाया समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल तैयार हो जाइए जबरदस्त तरीके से और आइए पढ़िए मेरे साथ जनसंख्या संगठन को। ओके, तो दोस्तों बिना समय को गवाए हुए और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा अध्याय क्या है, 3 है। जनसंख्या संगठन के बारे में, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। 12th का भूगोल का है। बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हो रही है। यस, आगे आइए मेरे साथ। ये टॉपिक के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। जनसंख्या संगठन क्या होता है ना? जनसंख्या संगठन क्या होता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है। तो पहले बात को समझ लो, इसका कोई एक फैक्ट नहीं होता, इसमें कई सारी चीजें शामिल होती हैं, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, आयु किसी आयु वर्ग के लोग हो सकते हैं, लिंग हो सकता है, वहां का शिक्षा हो सकता है, वहां का विकास हो सकता है, वहां का व्यवसाय हो सकता है, कुछ भी उसमें ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। सर इसको थोड़ा सा आप और कैलकुलेटेड बताने का प्रयास करिएगा तो बिल्कुल मेरे बाबू, मैं इसको कैलकुलेटेड आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखना, जैसा कि मैंने कहा ये आपका गांव है। मेरे दोस्तों गौर से समझना, मेरे प्यारे साथियों गौर से समझना, ये आपका रहा गांव। इस गांव की एक मतलब इसका एक भौगोलिक क्षेत्र होगा। क्या होगा? इसका एक भौगोलिक एरिया होगा। भौगोलिक क्षेत्र मीन्स होता है कि गांव जिस एरिया में बसा है वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां का क्षेत्रफल, वहां का जलवायु, सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल होगा। वहां की मृदा, सब कुछ आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या चाहिए आपको? यहां पर चाहिए जनसंख्या। यहां पर और क्या चाहिएगा? जनसंख्या चाहिए, ठीक ना? और जनसंख्या भी विभिन्न प्रकार की होती है। यहां पर लिंग आयु चाहिए, लिंग आयु चाहिए, मतलब किस आयु के कितने लोग हैं और कौन से लिंग के हैं। और इसमें क्या चाहिए? यहां पर एजुकेशन चाहिए, आपको शिक्षा भी चाहिए। और क्या चाहिए? कितना लोग व्यवसाय में लगे हुए हैं ये चाहिए, व्यवसायिक हैं, है ना मेरे बाबू? इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। लिंग, आयु, व्यवसाय, शिक्षा, भौगोलिक क्षेत्र, जब इनको सबको आप गांव का मिला लेते हैं तो मेरे प्यारे साथी, प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, शेर शेरनियों, आप लोग इसको कह सकते हैं सर ये है जनसंख्या। क्या है ये है जनसंख्या संगठन, ठीक है? कंपोजिशन है, मिल करके बना है। क्या क्या मिल के बना है वही चीज आपको यहां पर पढ़ना है। किसी भौगोलिक प्रदेश में निवासित लोगों को आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा आदि के समावेशी स्वरूप को में विश्लेषित करना जनसंख्या संगठन है। अगर यह बात पसंद आई, समझ में आया, तो निश्चित रूप से आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत बिना किसी देरी के, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड्स आर्ट्स की नंबर 1 टीम आपको पढ़ा रही है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे साथी, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिना देरी किए हुए ज्यादा ज्यादा मित्रों को जोड़ते हुए, अब मैंने अभी अभी समझाया आपको ना, अभी अभी आपको समझाया, समझ में आई बात?
आपका गांव का ये एरिया है, अब वहां पर क्या क्या होना चाहिए, वहां भौगोलिक क्षेत्र होगा, वहां पर लिंग होगा, वहां पर आयु के लोग होंगे, वहां पर व्यवसाय होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। जब सबको मिला लेंगे तो वही तो जनसंख्या संगठन है, वही तो पॉपुलेशन कंपोजिशन है। यस या नो? यस सर, यस सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे दिया है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिंग संगठन एक पार्ट हो गया, आयु वर्ग संगठन दो पार्ट हो गए, ग्रामीण नगरीय संगठन तीन पार्ट हो गए। तीनों को समझाता हूं। साक्षरता संगठन एक हो गया, आगे आगे हो गया व्यवसायिक संगठन, ये हो गए। जैसे विशेषताओं को शामिल किया जाता है, कितने हो गए इसमें मेरे बबुआ? पहली बात, अब आप देखिएगा, फिर से मैं प्रीवियस में सॉरी, अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर। अब बात आ गई कहां पर? लिंग संगठन की, लिंग संगठन की बात आ गई। अब पता चला इस गांव में, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 1000 पुरुष में 990 महिलाएं हैं। महिलाएं, ये महिलाएं हैं और ये क्या है? पुरुष हैं। ठीक है, लेकिन अगर कई देशों में ऐसा होता है, हमारे यहां पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं को देखा जाता है, और कई यूरोपीय कंट्री ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के अकॉर्डिंग पुरुषों को देखा जाता है। महिलाओं के अकॉर्डिंग क्या देखा जाता है? पुरुषों को देखा जाता है। जैसे 1000 महिलाओं में कितने पुरुष हैं, है ना, ये देखा जाता है। और हमारे यहां क्या कहा जाता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। दोनों बात को समझिएगा, हर एक क्षेत्र में अपनी अलग अलग थ्योरी चलती है, अपना अलग अलग मापन चलता है। मापन का मीन्स यूरोप में जाएंगे तो, यूरोप की तरफ जाएंगे तो ये चलेगा, आपको देखने को मिलेगा क्या कि 1000 महिलाओं में कितने पुरुष हैं, पहली बात। लेकिन अगर हमारे देश में देखा जाए तो पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं की संख्या को देखा जाता है। तो एक तो ये हो गया लिंग संगठन। अब इसमें यह देखा गया कि लिंग संगठन के अंतर्गत कितने पुरुष कितने महिलाएं, और आयु की बात की गई। आयु संगठन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है संगठन। आयु संगठन सर क्या होता है? तो मेरे बाबू याद रखना, आयु संगठन का तात्पर्य है कि जैसे मैं कहूं कि 1 से लेकर 14 साल तक के बच्चे कितने हैं उस गांव में, 1 से लेकर 14 साल तक के बच्चे कितने हैं, यह एक आयु वर्ग हो गया। दूसरा मैंने कहा 15 से लेकर के 50 साल तक के कितने बच्चे हैं, है ना, एक आयु वर्ग ये हो गया। फिर मैंने कहा 51 से लेकर के 80 साल तक के कितने लोग हैं यहां पर, और अंतिम में मैंने बोला 80 प्लस कितने लोग हैं। तो देखो आयु वर्ग में भी मैंने कई डिवीजन कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अच्छा, जो आयु वर्ग डिवीजन हुआ है मेरे बाबू, इस आयु वर्ग के डिवीजन में कहीं पर भी स्त्री या पुरुष का मतलब नहीं है, इस आयु का मतलब है। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आयु संगठन हो गया। शिक्षा संगठन की मैं बात करूं तो शिक्षा संगठन का मतलब ये होता है कितने % लोग उस गांव में पढ़े लिखे हैं और कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, या कितने % लोग वहां पर अनपढ़ हैं। ठीक है, कितने % लोग वहां पर अनपढ़ हैं। ये दोनों चीजों को वहां पर देखा जाएगा। एजुकेशन के लिए, व्यवसाय के लिए देखा जाएगा कितने % लोग कृषि कार्यों में लगे हैं, या कितने % लोग उद्योग धंधे में लगे हैं, या कितने % लोग किसमें, सेवा क्षेत्र में लगे हैं, मतलब सर्विस सेक्टर में। तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यवसायिक हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सभी संगठनों का एक समूह ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। देताली बात समझ में आया? चलो एक प्रश्न और है कि ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, मैं ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, अगर पकड़ में आ गया तो मेरे दोस्त दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। यही तो विद्याकुल परिवार का विश्वास है। आइए देखिए यहां पर क्या है। ग्रामीण जनसंख्या की मैं बात करूं, अब ग्रामीण जनसंख्या में आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती, जैसा कि इनके यहां बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं होता है क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग यहां होते हैं। व्यवसाय के रूप में यहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा। ठीक, गांव है ना भैया। यहां पर लिंग के आधार पर अगर आप देखें तो महिला पुरुष में कोई ज्यादा काउंटिंग का वो नहीं होता,
लिंग आयु के आधार पर देखें हम, है ना, तो इस तरह से आप देखेंगे। लेकिन अगर हम इसी को नगरीकरण में आप देखेंगे तो यहां पर नगरीकरण में क्या आ जाएगा, ज्यादा शिक्षित लोग मिलेंगे, ज्यादा शिक्षित लोग मिलेंगे आपको। और क्या मिलेगा, व्यवसाय क्या होंगे, ज्यादातर सेकेंडरी और टर्शियल होगा, उद्योग सेवा क्षेत्र होगा, एग्रीकल्चर बहुत कम नाम मात्र का होगा, है ना। तो अब इन चीजों को आप देख सकते हैं। लिंगानुपात भी यहां पर ठीक ठाक हो सकता है ना। तो ये सब चीजें हैं और यह एक सुनियोजित ढंग से स्थापित होगा जो नगर होगा, और इसका कोई सुनियोजन नहीं होगा, कहीं एक घर यहां है तो कहीं वहां पर है। यहां पर जल निकासी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी, जल निकासी की, और यहां पर जल निकासी की या पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलती है। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। यहां पर सघन बस्ती ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, सघन बस्ती यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। क्या मिलेगा, एक मिनट, यहां पर आपको सघन बस्ती ज्यादा देखने को मिले, सघन बस्ती। क्यों सर, इसलिए कि यहां पर लोग पास पास रहते हैं, दूसरे जगह से आए हुए लोग रहते हैं। लेकिन गांव में क्या है, कोई खेत में घर बना लिया, कोई कहां पर बना लिया, इनका कोई भी एक निश्चित स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ग्रामीण जनसंख्या भी देख लिया, शहरी या नगरीय जनसंख्या भी देख लिया। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों पीछे। तो मैंने क्या, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिंग संगठन, आयु वर्ग संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है, साक्षरता, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित, व्यवसायिक संगठन जैसी विशेषताओं को शामिल किया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। जनसंख्या संगठन को जननांकी संरचना के नाम से भी जाना जाता है। जननांकी मैंने आपको पहले ही बताया, जनगणना के रूप में। आगे देखिए, आगे लिंग संगठन के बारे में यहां पर दिया गया, ये दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा, इसमें क्या दिया गया कि जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों के संख्या के मध्य के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि लिंगानुपात क्या होता है तो आप क्या कहेंगे। तो लिंगानुपात क्या होता है, अगर आप सिंपल में उसमें देखें तो आप यही बोलोगे कि कुल महिलाएं या स्त्रियां बटे कुल पुरुष इंटू 1000। अब अगर देखो यहां पर तो कुल महिलाएं, लेकिन अगर इसी को यूरोप में देखो तो क्या हो जाएगा, यूरोप में आप देखोगे तो ये हो जाएगा लिंगानुपात बराबर कुल पुरुष बटे कुल महिलाएं, जस्ट अपोजिट होता है ये, ठीक है, इंटू 100। ओके, अब देखिएगा इस तरीके से ये पाए जाते हैं। तो मेरा कहने का सीधा सेंस है कि यहां पर दिया गया क्या कि भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में ज्ञात किया जाता है। कहा जाता है कि 1000 पुरुष के में, सॉरी, हाँ बिल्कुल, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं। लेकिन अगर विदेशों में आप फॉरेन में देखो तो उसमें प्रति 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या देखी जाती है। क्या कि प्रति 1000 महिलाएं जो हैं उनमें पुरुषों की संख्या क्या है, ठीक है। ये बात को आप लोग गौर करिएगा। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर, यही तो मैंने बताया, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 1020 है। यहां पर विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लाटविया का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा इसको, किसका है, लाटविया का है। और सबसे कम किसका है मेरे दोस्त, सबसे अधिक लाटविया का है। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम में आपका अरब कंट्री का देश आ जाएगा, है ना। कौन आ जाएगा देश पर, जहां पर प्रति 100 स्त्रियों में 102, सॉरी, प्रति 100 स्त्रियों में कितना, 85 पुरुष है ना। कितने पुरुष हैं, 85 पुरुष। अगर 100 स्त्रियों को काउंट किया जाए तो कितनी महिलाएं मिलेंगी, 85 महिलाएं मिलेंगी मेरे बाबू, ठीक है। मतलब ये सबसे ज्यादा है। और अगर इसी बात को इधर दिखाऊं मैं आपको तो देखिएगा कि विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किसका, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अरब जो देश हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी संयुक्त राज्य अरब अमीरात, यूएई बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं,
यूएई, है ना, नामक देश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, एक बार रिकॉल करिएगा, कमेंट में बताइए। सबसे ज्यादा लाटविया में। कितना? 100 महिलाओं में कितने पुरुष हैं यहां पर? 85 पुरुष हैं। ठीक है जी, ये सबसे अधिक है। कहां का है ये है लाटविया का। लाटविया कहां का देश है बाबू? ये यूरोप का। यूरोप में कहां का है ये? बाल्टिक राज्य है। ये क्या है बाबू? बाल्टिक राज्य है। ठीक है जी, बाल्टिक राज्य। लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सब किसका है? बाल्टिक राज्य है। अच्छा जी, आगे मैंने कहा संयुक्त अरब अमीरात का सबसे क्या है? कम है। ओके, अब देखिए जहां पर प्रति 100 स्त्रियों की तुलना में 311 पुरुष हैं, मतलब पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम। अगर यहां पर क्या था, 100 महिलाओं में 85 पुरुष, मतलब महिलाएं ज्यादा थी, और यहां पर 100 महिलाओं में कितना? 100 महिलाओं में 311 पुरुष हैं। अब सोचिए कि यहां पर ज्यादातर पुरुष कहां होंगे? ज्यादातर पुरुष कहां होंगे? गैर महिलाओं के रहेंगे। ठीक है, ज्यादातर पुरुष कैसे रहेंगे? गैर महिलाओं के रहेंगे। ठीक है, शादी ब्याह नहीं होगा उनका, है कि ना, ऐसे ही रहेंगे। ओके, अब देखिए ये कहां की कंडीशन है? यूएई की सबसे ज्यादा। कहां की है? संयुक्त अरब अमीरात की है। ठीक है, 100 महिलाओं में 311 पुरुष, और 100 महिलाओं में 85 पुरुष लाटविया के है। याद रखिएगा मेरे बाबू। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 139 राष्ट्रों में लिंगानुपात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अनुकूल, जबकि 72 देश प्रतिकूल है। ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल नोट रखना है, याद रखना है कि जैसे आप देखें जो यूएनओ है, यूएनओ के द्वारा अगर इसको सूचीबद्ध किया गया तो उसमें उन्होंने बताया कि 139 टोटल राष्ट्र ऐसे हैं जो लिंगानुपात के अनुकूल है, मतलब वहां पर ठीक ठाक कंडीशन है। लेकिन 72 देश ऐसे हैं जहां पर कि लिंगानुपात की बड़ी समस्या है, वहां पर कंडीशन प्रतिकूल है। ठीक है, उनमें से एक आपका यूएई भी है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। लिंगानुपात का मतलब यह है कि वर्ल्ड में जो लिंगानुपात काउंट होता है वो महिलाओं के अकॉर्डिंग पुरुषों का होता है, और भारत में हमारे पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं का होता है। बात को गौर से समझ लेना। भारत में 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, यह बात होगी। विश्व में क्या होता है कि 1000 महिलाओं में कितने पुरुष हैं, ये चीज। और इस मामले में लाटविया नंबर 1 पे है, मतलब 100 महिलाओं में 85 पुरुष हैं। मतलब कह सकते हैं कि सबका जोड़ा बन जाएगा तब भी 15 महिलाएं शेष हैं। लेकिन सबसे खराब हालत अगर देखें यूएई की, देखते हैं कि पता चला कि 100 महिलाएं हैं और 311 पुरुष हैं, मतलब 211 आदमी ऐसे रंड मुंड रहेंगे। सोचिए, शादी ब्याह उनका नहीं होगा और केवल 100 लोगों की व्यवस्था हो पाएगी। आगे आ जाओ, यहां पर आयु संरचना के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। आयु संरचना के बारे में, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जैसा कि पीछे मैंने ये सबको समझाया है। पीछे मैंने डायग्राम में इस बात को आपको समझा दिया है पूरा। अब जैसे 15 से 59 साल के लोग जो हैं, कितना? 15 से 59 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कार्यशील होते हैं, है ना, सबसे ज्यादा कार्यशील होते हैं। और जबकि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें वृद्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? 15 से लेके 59 साल तक। कब? 15 से लेके 59 साल तक के जो बच्चे होते, मतलब जो लोग होते हैं, ये सबसे कार्यशील होते हैं। इनमें कार्य करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ये इकोनॉमी जनरेट करने वाले होते हैं। कितना? 15 से 59 साल के। लेकिन 60 प्लस जो हो जाते हैं तो कहेंगे 60 साला मिलने लगा इसको, 60 साला इसका कार्ड बनवा दो, कम से कम 300-400 रुपए मिलेगा इसको, 500। अब ये हो गया या क्या? इनको वृद्ध कहेंगे। 60 प्लस या उससे अधिक आयु वर्ग को क्या बोलेंगे? आयु वर्ग को वृद्ध कहा जाएगा। बात क्लियर एकदम? क्या बोलेंगे उसको? वृद्ध कहेंगे। होगा ना वृद्ध? नहीं होगा। 60 साल का आदमी वृद्ध नहीं होता? होता है सर जी। और किसी भी राष्ट्र में 0 से 14 वर्ष एवं 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाला है। भैया देखो, जब बच्चा नन्हा सा प्यारा सा होता है, क्यूट सा होता है, तब वो कोई काम नहीं करता, अपने माता पिता अपने फैमिली पे डिपेंड रहता है। कितने से? जब जन्म होता है, जन्म से लेकर के 14 साल तक
कोई काम तो करता नहीं वो बाहर का। वैसे भारत सरकार ने भी रोक लगाया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी उस तरह भारी वर्क में न लगाया जाए। उनके लिए आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 बबुआ दिया गया है। क्या? अनुच्छेद 21 का दिया गया है संविधान में। इसके तहत उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो 6 से 14 साल तक तो किसी को कोई काम में लगाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आश्रित रहेंगे। और इसके बाद 60 प्लस वाले जो है वो किसी काम के रह नहीं जाएंगे। रह जाएंगे का फिर ऐसे ऐसे चलेंगे, ए भैया 1 गिलास पानी दे दा, हमका पानी दे दा, नहीं कहेंगे ना ऐसा? अब पानी दे दा, चाय दे दा, यही तो बोलेंगे फिर। अब वो स्थिति जो उनकी होगी उस टाइम पे छोटे बच्चे की तरह हो जाएगी, तो वह भी आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे। बात क्लियर एकदम? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूंगा। अब देखो आयु लिंग पिरामिड के बारे में। अब ये आयु लिंग पिरामिड बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसीलिए और इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में अगर आप केवल ये याद कर लें कि सर ने कैसे बोला था, तब भी आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। चलिए आइए देखिए, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का आश्रय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या से है। अब देखो, जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? आगे देखो क्या दिया गया कि जनसंख्या के विभिन्न पिरामिडों की आकृति से जनसंख्या की विशेषता परिलक्षित होती है। अब ये पिरामिड क्या होता है मेरे बबुआ? जैसे यहां पर ये पिरामिड ऐसे होता है, मान लिया छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है, यहां पर स्त्री पुरुष, ये छोटे बच्चों की, मतलब छोटे बच्चों को मीन्स मान सकते हैं आप कि यहां पर 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे आ गए यहां पर। फिर पता चला यहां पर जो युवा है उसकी संख्या कम है, महिलाओं की, जो 15 से 30 साल तक के हैं, मान लिया मैंने। फिर इसके बाद जो वृद्ध हैं उनकी संख्या फिर बढ़ गई। तो ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, क्योंकि यहां पर फिर बढ़ गया कितना, मान लिया मैंने कि ये 60 प्लस वाले आ गए यहां पर, 60 प्लस वाले। तो यहां पे बूढ़े और बच्चे ज्यादा है, यहां पर युवा कम है। तो इसका जो पिरामिड बन जाएगा मेरे बाबू वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से ये पिरामिड बनेगा ना। अब देखो जो यहां पर कार्यशील क्षमता वाली जनसंख्या है वो तो गड़बड़ा गई ना, यहां पर वो तो गड़बड़ हो गई ना। यहां पर देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से आप ऐसे देख सकते हो, ये है ना। अब बताओ मुझे, अगर ये पॉपुलेशन का हाल रहेगा तो यहां पर कार्यशील जनसंख्या तो कम हो गई, यहां पर क्या होगा, कार्यशील जो जनसंख्या है वो तो कम हो गई, है ना। अब अगर कार्यशील जनसंख्या कम है तो ऐसा पिरामिड बहुत खतरनाक होता है बाबू, बहुत खतरनाक। क्योंकि देखो बच्चे ज्यादा हैं, वृद्ध ज्यादा है, यहां पर जो कार्यशील जनसंख्या होनी चाहिए वो बिल्कुल कम है। तो इस तरह के पिरामिड कमजोर खतरनाक होते हैं। कहने का यहां सीधा सेंस है कि यहां पर आयु लिंग संरचना का आशय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। जनसंख्या के विभिन्न पिरामिडों की आकृति से जनसंख्या की विशेषता को प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो। जनसंख्या के आयु लिंग पिरामिड में बायां भाग पुरुषों के लिए प्रतिशत का, जबकि दायां भाग स्त्रियों के प्रतिशत का 2 तक होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि नहीं बताया? यहां पर ये स्त्रियों का है और ये क्या है, पुरुषों का है। अब ये हाल है, समझ लीजिए। ठीक है, या तो इसी में पता चले कि इनका संख्या बढ़ जाए और इनकी कम रहे, महिलाएं ज्यादा हो जाए पुरुष कम हो जाए। ठीक, इस तरीके से भी हो सकता है। आगे देखिए, विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार आयु लिंग पिरामिड निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या की स्थिति, उच्च जन्म दर तथा तेजी से बढ़ती जनसंख्या का द्योतक है। अब जो यहां पर ये नीचे वाला है, ये यह बता रहा है कि बच्चों की संख्या ज्यादा होने का रीजन है कि उच्च जन्म दर है। यहां पर जन्म दर बहुत ज्यादा, लोग पैदा ज्यादा होते हैं और मृत्यु दर यहां पर कम है। क्या है?
मृत्यु दर यहां पर क्या है, कम है। और जन्म दर क्या है, यहां पर जन्म दर ज्यादा है ना, जन्म दर ज्यादा है। मृत्यु दर कम कम क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब मरने वालों की संख्या कम है और जन्म लेने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये खतरनाक पहलू है आपके लिए। ठीक है बाबू, आगे देखिएगा, जैसे दिया गया यहां पर कि हाँ, उच्च जन्म दर तथा तेजी से बढ़ती जनसंख्या का द्योतक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को ले लीजिए आप, मैक्सिको को ले लीजिए, जहां पर लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड इसी प्रकार का है। ठीक है, आगे आइए, यहां पर देखते हैं घंटी के आकार का आयु लिंग पिरामिड, जो घंटी के आकार का हो, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार मतलब सिकुड़ा हो और समान जन्म एवं मृत्यु दर के कारण स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब जितना जन्म होता है उसी हिसाब से मृत्यु भी होती है। जैसे यहां पर हम ऑस्ट्रेलिया की आयु लिंग पिरामिड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया बहुत संतुलित रहता है, वहां पर जितना जन्म होगा उसी के हिसाब से लगभग लगभग मृत्यु दर भी है। इससे क्या होता है, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक है, बहुत स्लोली आगे बढ़ती है। संकीर्ण आधार तथा सुंडाकार शीर्ष वाला आयु लिंग पिरामिड ह्रास समान जनसंख्या का द्योतक है। ऐसे पिरामिड में कार्यशील जनसंख्या अधिक मिलती है। अब देखिए, जब मैंने क्या क्या कहा, संकीर्ण आधार, अब आधार क्या होना चाहिए, आधार संकीर्ण होना चाहिए इस तरीके से, और ये ज्यादा होना चाहिए ये, ठीक, फिर ऊपर ये इस तरह से होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब ये वाला विस्तृत है और यहां पर कार्यशील जनसंख्या है। क्या है जी, कार्यशील, 15 से लेकर 59 साल तक कार्यशील जनसंख्या यहां पर है ना, और यहां पर नीचे छोटे बच्चे हैं, ऊपर वृद्ध हैं। तो ये बात भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे पिरामिड में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है। उदाहरण के लिए आप जापान का आयु लिंग पिरामिड देख सकते हैं, जापान का आयु लिंग पिरामिड इसी प्रकार का, मतलब ये बीच वाला अगर ज्यादा है इसका मतलब वहां पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है। आगे देखिए, ग्रामीण नगरीय संगठन। ठीक है, ग्रामीण नगरीय संगठन को देखिएगा, किसी भी देश की जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में विभाजन निवास के आधार पर होता है। मैंने आपको इसको समझाया पीछे, बाकायदा डायग्राम को संशोधित करते हुए बनाया था मैंने, और बताया कि ये गांव है, ये शहर है, शहर में बहुत सारी फैसिलिटीज है, गांव में नहीं मिल पाती। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व एवं विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। मैं कब कहता हूं एक होते हैं भैया, यहां पर आयु लिंग संगठन भी अलग होगा, व्यवसायिक संरचना यहां पर एग्रीकल्चर गांव में ज्यादा होगी, यहां पर सेकेंडरी और टर्शियल ज्यादा होंगे, जनसंख्या घनत्व तो यहां पर ज्यादा होगी शहरों में, नगरों में, और गांव में जनसंख्या घनत्व कम होगा। विकास के स्तर की बात करें तो शहर ज्यादा विकसित होगा, शहर ज्यादा विकसित होगा और गांव कम विकसित होगा, है ना, ये चीजें होंगी। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का विभाजन, जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या उनका विभाजन मानवीय क्रियाओं और सुविधाओं, है ना, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, इस तरह से किया जाता है। अब देखिए यहां पर जो मानवीय क्रियाओं की सुख सुविधा की अगर हम बात करें तो अगर गांव में है तो गांव में सुख सुविधा इतनी ज्यादा होती नहीं, लेकिन अगर नगरों या शहरों में चले जाते हैं तो वहां हर तरह की सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं, है ना। तो ये चीज भी यहां पर मायने रखता है कि मानवीय क्रियाओं और सुविधाओं के विभाजन के लिए। ओके बाबू, ध्यान से देखना इसको, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का विभाजन मानवीय क्रियाओं और सुविधाओं, है ना, इसको ध्यान देना, सुविधाओं के स्तर से किया जाता है। ठीक है, कि अब कितना मतलब मानव की सुख सुविधा मिली है, कितनी उसकी क्रियाएं या कितना वो कार्यरत है, कौन से व्यक्ति शहर में, कौन से ग्रामीण क्षेत्र में, इन हर एक चीजों पर, हर एक पहलुओं पर ध्यान देना। भाई गांव का आदमी टाइम की वैल्यू नहीं समझता है इतना ज्यादा, लेकिन शहर का आदमी टाइम से ही सब काम करता है। भैया इतने टाइम आपकी क्लास है, आपकी 6 बजे आपकी YT पे आएगी क्लास, यूट्यूब पर आएगी, आपकी इतने बजे ऐप पे क्लास आएगी, ये सब टाइमिंग से चलता है। गांव में क्या होता है, यार थोड़ी सी आराम कर लें भैया, फिर इसके बाद ये काम कर लेंगे, हम ही को तो करना है, मतलब वो गांव में ये चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर है कि मानवीय क्रियाओं और सुविधाओं के मामले में भी आप देखेंगे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अलग अलग स्तर आपको देखने को मिलते हैं। दे ताली एक बार, थम्स अप करिएगा सभी लोग, समझ में आया हो तो। आगे देखो यहां पर
कि ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादा लगे। प्राथमिक क्रियाएं मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना, खनन क्षेत्र में, मजदूरी में ज्यादा लगे हुए हैं। मतलब किसमें? प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादा लगे हुए लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के। आगे देखिए, और नगरीय जनसंख्या गैर प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा होंगे, मतलब उद्योग में लगे होंगे, द्वितीयक क्रियाओं में, तृतीयक क्रियाओं में लगे होंगे, सेवा क्षेत्र में। प्राथमिक क्रियाओं में नाम मात्र के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नगरीय जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। वही प्राथमिक कार्य मतलब एग्रीकल्चर, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन, इस तरह क्रियाएं होती हैं गांवों में। शहरों में ये सब क्रियाएं होती नहीं होती। शहरों में तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, सेवा सेक्टर होता है, मतलब इस तरह का जबरदस्त होता है। ओके, आगे, पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक मिलती है। वही तो मैं बता रहा हूं, तो कब से बता रहा हूं कि महिलाओं के अकॉर्डिंग पुरुषों को देखा जाता है। हमारे यहाँ पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाओं को इंडिया में, लेकिन ऐसा वहां नहीं है यूरोपीय देशों में। वहां पर स्त्रियों के तुलना में पुरुषों की संख्या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ज्यादा मिलती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्थिति इसके विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या क्या है? अधिक मिलती है। मतलब पुरुष अधिक मिलेंगे गांवों में, और शहरों में क्या है? शहरों में महिलाएं आपको ज्यादा कार चलाती हुई दिखाई देंगी, है ना, ज्यादा इंडस्ट्री में काम करती हुई दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि जो वहां पर शहरी क्षेत्र है वहां पर पुरुषों की संख्या कम पाई जाएगी, जबकि महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। दूसरी ओर एशिया के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक मिलेगी। बताओ, हमारे एशिया में क्या है कि यहां पर जो काउंटिंग की जाती है वो पुरुषों के अकॉर्डिंग की जाती है। हमारे यहां शहरों मतलब एक कह सकते हैं कि हम लोगों की थिंक बन गई है कि पुरुष प्रधान क्षेत्र है, पुरुषों को ही कमाने का ज्यादा राइट है, महिलाओं को कम है, तो महिलाओं को चूल्हा चौका में लगा दो, रोटी बनाने में, कपड़ा धुलने में लगा दो, व्यवस्था करने में लगा दो। यस, है ना। लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो क्या करेगा? जॉब में जाएगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा, लेके आएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, शहरों में महिलाओं से ज्यादा क्या दिखेंगे? पुरुष दिखेंगे। लेकिन वहां पर यूरोप में महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, पुरुष कम। बात को समझना, है ना। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? पुरुषों की संख्या अधिक मिलेगी महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, अच्छा, इसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला पुरुष प्रधान प्रवास है। अब देखो, कोई महिला तो गांव से कमाने जाती नहीं कि ऐसा है अपने पति का है, ऐसा है आप, ओ जी सुनो, आप ऐसा करो ना, आप यहां पर बच्चों को देखो, और मैं जा रही हूं, मैं पूना, मैं महाराष्ट्र, मैं दिल्ली, मैं मुंबई, मैं अहमदाबाद, गांधीनगर, कहीं जा रही हूं, कमा के फिर मैं वहां से पैसे भेजूंगी। आदमी का, अच्छा तुम कमाने जाओगी, तुम कमाने जाओगी, मेरे जीने का लानत है। अरे तुम बच्चों को घर में देखो, मैं जाता हूं कमा के लेने। तो कौन जाएगा? पुरुष प्रवास करेगा, पुरुष जाएगा, और पुरुष वहां जाएगा तो संख्या क्या करेगा बाबू? बढ़ा देगा वहां पर। तो पुरुष प्रधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई पुरुष जाएगा बाहर कमाने, महिलाएं तो जाएंगी नहीं, है कि नहीं? तो इस बात को गौर करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं बाबू, चलो आ जाओ। यहां पर ध्यान देना, क्या बोला गया? कहा गया ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में, जबकि नगरीय जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न पाई जाती है। ये तो हो गया है, ये हो गया है। आगे चलता हूं, साक्षरता की बात करता हूं, साक्षरता की बात करते हैं। अब पढ़ाई लिखाई की बात कर ले थोड़ा सा। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात तो एक बार थम्स अप करिएगा सब कोई, सभी लोग थम्स अप करिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए, मेरे दोस्त शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। विद्याकुल परिवार आपके लिए डेडिकेटेड है। करिए सेशन को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा बाबू। चलिए, किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास का सूचक होता है। भाई जितना आप पढ़े लिखे होंगे, जितना आप पढ़े लिखे होंगे उतना आप नौकरी पेशा में होंगे, है ना, आपका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। हाँ, मेरा बच्चा डीएम हो गया, मेरा बच्चा एसडीएम हो गया, मेरा बच्चा बीपीएससी क्लियर कर दिया, मेरा बच्चा आईएएस क्लियर कर दिया। कैसे? कैसे? क्योंकि वह पढ़ा लिखा है। आपका सामाजिक जो स्टेटस है, जहां बॉटम में था वो हायर में पहुंचेगा, सैल्यूट करेगा आपको। यस सर, यस।
बहुत बढ़िया, ये तरीका होता है। इसीलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो मेरे साथ लग करके, और बिल्कुल निश्चित रूप से बीपीएससी आईएएस आपको बनने से रोकेगा कोई नहीं। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत से तो कुछ भी पाया जा सकता है। टॉपर आपको बनना है बिहार का टॉपर आपको बनना है, वो आप बन के दिखाएंगे इस बात के लिए, ठीक है। और उससे आपका क्या होगा, सामाजिक स्तर बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, इकोनॉमी भी आपकी क्या हो जाएगी, बेहतर होगी, आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ठीक है। आगे देखो, साक्षरता से किसी देश की जनसंख्या के रहन सहन का स्तर पता चलता है। भाई पढ़े लिखे लोग हैं, रहन सहन भी आपका बेहतर होगा, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का भी पता चलेगा, शैक्षणिक सुविधाओं की भी उपलब्धता एवं राजकीय नीतियों के बारे में आपको जानकारी होगी। भाई पढ़े लिखे होंगे तो सब जानकारी रखेंगे। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु, मतलब भारत में अगर साक्षरता दर की बात करें तो जब 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई बच्चा अगर वो पढ़ लिख सकता है ना, क्या कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, तो उसको उसमें अंक गणितीय गणना करने की अगर क्षमता है तो वह शिक्षित होगा, वो साक्षर होगा। ये भारत का एक मापन है कि अगर 7 वर्ष का बच्चा पढ़ लिख सकता है, वह अंक गणितीय रूप से गणना कर सकता है, तो वह साक्षर माना जाएगा। ओके, व्यवसायिक संरचना देखिए, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, व्यवसायिक संरचना को देखिएगा। 15 से 59 वर्ष, ये हमने पहले भी बात किया, मतलब आयु वर्ग में स्त्री हो या पुरुष कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, उनमें काम करने की क्षमता होती है। कितना, 15 से लेके 59 साल तक, ठीक है। इस वर्ग की जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत होती है मेरे बाबू, ठीक है। मतलब कितने से, 15 से लेके 59 साल तक। प्राथमिक क्रियाओं में कार्यशील जनसंख्या का उच्च अनुपात अर्थव्यवस्था की पुरानी कहानी है, आदिम अवस्था का द्योतक होता है। भाई कृषि करना या कृषि में संलग्न ज्यादा लोग होते हैं और ये क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती हैं, तो ये क्या कहा गया कि ये आदिम व्यवस्था है मेरे बाबू, प्राचीन अवस्था है ये। जबकि द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक एवं पंचमक सेक्टरों में कार्यशील जनसंख्या का मिलने वाला उच्च प्रतिशत एक विकसित देश की ओर इंगित करता है या विकसित अर्थव्यवस्था का सूचक है। जितने भी विश्व के विकसित देश हैं, जितने भी विश्व के विकसित देश हैं, वहां पर सेकेंडरी, टर्शियल, चतुर्थ, पंचम, ये सेक्टर ज्यादा ऊपर उठे हैं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर है, वहां पर इतना ज्यादा आपको विकास नहीं मिलेगा, इसीलिए वह विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील देश होते हैं मेरे बाबू, ठीक है ना। चलिए आ जाइए आगे। कहा गया किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात उस देश के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा संकेतक होता है। यस, किसी भी देश में अगर 15 से 59 साल के बच्चों, मतलब लोगों का वहां पर परसेंटेज ज्यादा है, 15 से 59 साल तक के लोगों का परसेंटेज ज्यादा है मेरे बाबू, तो नो डाउट वहां पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, काम करने वालों की क्षमता ज्यादा है। और यह चीज कहां ज्यादा आपको मिली, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप देख सकते हैं इसको जापान के अंदर, है ना। और भारत में भी युवाओं की कमी नहीं है, भारत में भी बहुत ज्यादा युवा हैं, मैक्सिमम युवाओं वाला देश भारत ही कहा जाता है। सब ज्यादा युवा कहां है, भारत में है, ठीक है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो देखिएगा, किसी जनसंख्या समूह में स्त्री तथा पुरुषों की जनसंख्या के मध्य मिलने वाला जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। अब देखो यहां पर मैंने कहा लिंगानुपात, है ना, बराबर कुल पुरुष बटे कुल स्त्री इंटू 1000, ठीक है। आगे एक और, अब आप लोग कमेंट करके बताना यूरोप में कौन सा चलता है, भारत में कौन सा चलता है। कुल स्त्री बटे कुल पुरुष इंटू 1000, बताइएगा। ये होता है निकालने का तरीका, लिंगानुपात, ठीक है जी। आगे बढ़ो। आयु संरचना, विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की संख्या का मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। मैंने क्या कहा कि 0 से 14 वर्ष तक के मान लिया क्या कितने परसेंट है, यहां पर 20% है, ठीक है। 15 से लेके 59 साल तक कितने परसेंट है, यहां पर 45% है। 45 20 कितना हो गया, 65, कितना 55 और 65, ठीक है। और पता चला कि
कितना 60 प्लस आयु वाले कितने परसेंट हो गए, 60 आयु वाले मतलब प्लस वाले कितने लोग हो गए, तो वो हो गए टोटल कितना 35%। अब मुझे बताओ ये देश का क्या होगा, इस देश का क्या होगा मेरे साथी, 35 और 20 कितना हो गया बताओ, ये 55%। अगर 55% यहां पॉपुलेशन ऐसी है जो आश्रित रहने वाली है, दूसरे पर आश्रित है, तो इसका कल्याणम भवेत, है ना। और मात्र 45% कार्यशील जनसंख्या है, फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर कहीं ये उल्टा हो जाए, 20% कार्यशील हो 15 से 59 साल, और ये दोनों हो जाए, तब तो वहां पर बंटाधार हो जाएगा। ये बात आपको बुझा गई होगी। आयु संरचना हो गया, क्या बताया था, आयु संरचना, वही चीज यहां पर भी है, सेम आ गया है। आयुलिंग संरचना, अब इसको देखिएगा आप लोग। आयुलिंग संरचना, ए सेक्स स्ट्रक्चर में विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों तथा पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात की संख्या। अब देखिए हम यहां पर देख रहे हैं 0 से 14 साल के लिए, 0 से 14 साल में कितने पुरुष या कितने बालक कितनी बालिकाएं, है ना, इसको बोला गया, ये एक हो गया। और 15 से 59 साल की मैं बात करूं तो इसमें कितने पुरुष कितने परसेंट महिलाएं, इसकी बात हो गई ये। तीसरा हो गया 60 प्लस के लिए कितने पुरुष कितने महिलाएं, अरे यही तो है लिंग आयु क्या है, आयु लिंग संरचना, ठीक है। पुरुष कितनी स्त्रियां, ठीक है, बात समझ में आ गई। 0 से 14 साल में कितने लड़कियां कितने लड़के, 15 से 59 साल में कितने पुरुष कितनी स्त्रियां, 60 प्लस कितने पुरुष कितनी स्त्रियां। बात क्लियर एकदम। चलिए दे ताली, जबरदस्त, समझ में आ गया ना। हाँ, यहां पर हर एक आयु के लिंगानुपात भी मिल जाएगा और उनकी आयु भी मिल रही है, लिंगानुपात भी मिलेगा आयु भी मिलेगा, लिंगानुपात और आयु दोनों यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। आयु लिंग पिरामिड, है ना, या जनसंख्या पिरामिड, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एक विशेष प्रकार का रेखाचित्र जिसकी सहायता से जनसंख्या की आयु और उसके लिंग संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसकी आकृति पिरामिड से मिलती जुलती होती है। भैया पिरामिड भी बना सकते हो कि 0 से 14 साल के आयु के बच्चे इतने हैं और उनका सेक्स रेशियो ये है, ठीक है, या 15 से 59 साल के लोगों का आयु के लोग इतने हैं और इनका सेक्स रेशियो इतना है। इसी को हमने क्या कहा, ये पिरामिड अथवा जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है, ठीक है जी। आगे देखिए, विस्तारित होती जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, वह जनसंख्या जिसमें दी गई अवधि में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर होती है, विस्तारित होती जनसंख्या या विकासशील जनसंख्या कहलाती है। अब मुझे बताओ, विस्तारित होती जनसंख्या कहलाएगी या विकासशील जनसंख्या? जहां पर जन्म दर भी अधिक है, क्या जन्म दर भी जहां पर अधिक हो, जहां पर जन्म दर भी अधिक हो, दर भी अधिक हो, और वहां पर मृत्यु दर भी अधिक हो, मृत्यु दर भी अधिक हो, तो ये कहां कंडीशन देखने को मिलेगी? विकासशील जनसंख्या में। क्योंकि देखिए जन्म दर अगर अधिक है, मृत्यु दर कम है, इसका मतलब वहां पर विकसित है, क्योंकि मेडिकल सुविधाएं ज्यादा होंगे। लेकिन यहां पर क्या है, जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर जन्म दर कम होता और मृत्यु मतलब जन्म दर कम होता और मृत्यु दर भी कम होता, तो ये संतुलित ऑस्ट्रेलिया की तरह हो जाता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्थिर जनसंख्या, अब देखिए यहां पर वह जनसंख्या जिसमें दी गई अवधि में जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग समान हो, मतलब बहुत ज्यादा कम ज्यादा ना हो, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की मैंने बात किया, किसकी, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया इसी के अंतर्गत है। मतलब इसका ना तो जन्म दर बहुत ज्यादा है ना तो मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थिर जनसंख्या। न जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है, न मरने वालों की संख्या ज्यादा है, एक लिमिट में है दोनों, लिमिट में जन्म होता है, लिमिट में मरते हैं, मतलब इसका मतलब सुख सुविधाएं वहां पर ठीक ठाक मिल रही है। हर समान जनसंख्या, अब देखिए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, वह जनसंख्या जिसमें दी गई अवधि में जनसंख्या वृद्धि क्या हो, ऋणात्मक हो, मतलब जन्म लेने वालों की संख्या कम हो, जन्म दर कम हो, क्या हो, जन्म दर कम, और मृत्यु दर क्या हो, मृत्यु दर ज्यादा हो, मृत्यु दर ज्यादा हो और जन्म दर क्या हो, कम हो, तो इसी को कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि और इसी को कहते हैं समान संख्या, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यस बाबू, हो गया। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में देखिए, सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में वो होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या
प्राथमिक क्रियाओं में, ये 20 बार बताया कि गांव में ज्यादातर लोग किसमें व्यवसाय करते हैं, किसमें लगे होते हैं, कृषि सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर में लगे होते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे दोस्तों ये आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें सेशन को, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को सेशन को शेयर करें। और जो भी मेरे भाई मेरे मित्र जो मेरे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, वो अगर उन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी किए हुए बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाद में पछताना ना पड़े कि विद्याकुल परिवार में हमने पढ़ाई नहीं किया और आज हमारा रिजल्ट ये है। तो निश्चित रूप से बेहतरीन कंटेंट, गारंटी क्वालिटी कंटेंट के लिए आप विद्याकुल परिवार से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़िए और आपको बेहतरीन तरीके से क्लास आपको दी जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं मेरे बाबू नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, पढ़ाई जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बने रहिए विद्याकुल परिवार में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।